गाइस डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स विद नोट्स आज के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर थोड़ा मैं बता देता हूँ आप लोगों को इस कोर्स के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर ये जो कोर्स है प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए होगा, प्राइमरीली प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लेसमेंट प्रेप। और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं प्लेसमेंट को मद्देनजर रखते हुए सारे टॉपिक्स कवर कराऊंगा, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स में होते हैं, जो कि बहुत लंबे टॉपिक्स होते हैं और उन पर ही अगर मैं अटका रहूंगा तो आपके पास टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड रहता है और आप चाहोगे कि मैं आप लोगों को सिर्फ वही टॉपिक्स कराऊं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो मैं उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इसको पढ़ाऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं एरेज में चिपका रहूंगा या लिंक्ड लिस्ट में चिपका रहूंगा या फिर मैं ग्राफ्स को ही जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करूंगा। मैं पूरे कोर्स को एक ऑप्टिमल लेंथ दूंगा और एक ऑप्टिमल लेंथ का कोर्स बना के आप लोगों को जिससे मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचे उस हिसाब से इस कोर्स को बनाऊंगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर बात करते हैं कि इस कोर्स के प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, कि मैं कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करने वाला हूँ इस कोर्स में। मैं यहाँ पर सी और सी प्लस प्लस यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ सी और सी प्लस प्लस। हालांकि अगर आपको सी प्लस प्लस नहीं भी आती है तब भी आप ये कोर्स बिल्कुल बिना किसी इशू के कर पाओगे। और सी प्लस प्लस में आप लोगों को ये बोलूँगा सिर्फ उतनी पढ़ लेना जितनी मैंने अपने सी प्लस प्लस इन वन वीडियो में पढ़ाई हुई है। मेरे पास एक वन वीडियो है जो कि 1 घंटे के करीब का है, सी प्लस प्लस इन वन वीडियो। उसमें बस कुछ जो नए ऑपरेटर्स हैं मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन हटाकर पढ़ाया हुआ है उस वीडियो में। तो आप लोग वहाँ पर सिर्फ उतना पढ़ेंगे सी प्लस प्लस के बारे में जितना आप लोगों को सी के सिंटैक्स को छोटा करने के लिए चाहिए। अब जैसे कि सी में मैलॉक होता है और सी प्लस प्लस में न्यू ऑपरेटर होता है, तो वो न्यू ऑपरेटर किस तरह से यूज़ करना है तो वो चीज़ आप लोगों को मैंने उसमें बताई है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के अगर डेप्थ में आप नहीं भी जाते हो तो भी चल जाएगा। तो इतनी सी आप लोगों को आनी चाहिए। प्राइमरीली सी यूज़ करने वाले हैं, सी प्लस प्लस नहीं भी आएगी तो भी काम चल जाएगा। जो नोट्स होने वाले हैं उनकी पीडीएफ में आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा, तो उसकी टेंशन आप लोगों को लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर नोट्स है तो उसकी पीडीएफ कहाँ पर है, वो सब मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा। और यहाँ पर अभी मैं क्या करूँगा कि आप लोगों को बताऊंगा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स है क्या चीज़। सबसे पहले किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो मैं डेटा स्ट्रक्चर्स यहाँ पर डॉट लगा लेता हूँ, स्पेस थोड़ी कम है, और यहाँ पर मैं एल्गोरिथम्स लिखता हूँ। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर्स मैंने लिखा है, एल्गोरिथम्स लिखा है। मैं यहाँ पर पेन चेंज कर लेता हूँ, ब्लू पेन में आ जाता हूँ, थोड़ा सा यू नो देखने में अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है। डेटा स्ट्रक्चर्स जैसे कि आप लोगों ने एरे पढ़ा है बिल्कुल उसी तरह है। डेटा स्ट्रक्चर्स आपको शायद ऑलरेडी आते हैं, आपने एरे यूज कर रखा है तो डेटा स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी पता है। एल्गोरिथम्स और डेटा स्ट्रक्चर दो अलग अलग चीजें, समझो इस बात को क्या डिफरेंस है दोनों में। सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर्स की यहाँ पर बात करना चाहूंगा। डेटा स्ट्रक्चर्स जो है वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं एफिशिएंट एल्गोरिदम बनाने के लिए। क्या होते हैं? इंग्रेडिएंट्स होते हैं एफिशिएंट एल्गोरिदम बनाने के लिए, जिनकी मदद से आप लोग एफिशिएंट एल्गोरिदम्स बनाएंगे। यानी कि ये होते हैं तरीका, यानी कि वे टू अरेंज, मैं यहां पर लिख देता हूं वे टू अरेंज डेटा इन मेन मेमोरी फॉर एफिशिएंट यूसेज। तो मैं यहां पर लिख देता हूं फॉर एफिशिएंट यूसेज। और मैंने ये सब चीज़ें नोट्स में लिखाई हुई हैं तो आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स आप लोगों के लिए रेडी कर रखे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको ये लिखने की ज़रूरत है। ये है हमारा वे टू अरेंज डेटा इन मेन मेमोरी फॉर एफिशिएंट यूजेज। यहाँ पर मैं थोड़ा हट जाता हूँ ताकि दिखे आप लोगों को। अब एल्गोरिदम क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर की बेसिक डेफिनेशन बताई है मैंने आप लोगों को। डेटा स्ट्रक्चर्स के एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। यहाँ पर एरेज होते हैं हमारे पास, लिंक्ड लिस्ट होती है, स्टैक, क्यू, ग्राफ्स, बाइनरी सर्च ट्रीज, एटसेट्रा एटसेट्रा। पढ़ेंगे सबके बारे में, सब पे आऊँगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आराम से बस जैसे जैसे बताता जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ, आराम से समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बहुत ही अलग तरीके से पढ़ाऊंगा ये बात, मतलब मैं इस चीज़ को एक जिम्मेदारी मानता हूँ। जब आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पढ़ा रहे हैं तो आप जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो जब भी कोर्स इस तरह का लिया जाता है तो एक जिम्मेदारी आ जाती है कि यार क्योंकि लोग प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो थोड़ा सा कॉशन के साथ इस कोर्स को पढ़ाना पड़ता है। इसीलिए थोड़ा डिले भी किया कोर्स मैंने, बट आई एम हैप्पी कि मैं आप लोगों के लिए कोर्स लेकर आया हूँ। अब डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू अरेंज डेटा इन मेन मेमोरी फॉर एफिशिएंट यूसेज। एग्जांपल्स हमने यहाँ पर दे दिए। एल्गोरिथम्स क्या होता है? एल्गोरिथम्स होती है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। बहुत सिंपल डेफिनेशन, टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम, मैंने नोट्स में लिखा हुआ है टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। अब यहाँ पर क्या है, मान लो आप लोगों को कॉफी बनानी है, ठीक है, कॉफी बनानी है आप लोगों को। क्या करते हो? चाय बनानी है, चलो चाय पत्ती पानी डालते हो, चाय पत्ती डालते हो, चीनी डालते हो, खौल जाती है, दूध डाल देते हो, चाय तैयार। ये क्या है? ये एक एल्गोरिदम ही है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं ये एक एल्गोरिदम ही है, आपको क्या, मैं कहूंगा हाँ ये एल्गोरिदम ही है, क्योंकि यहां पर आपने लिए कुछ स्टेप्स एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम क्या थी?
चाय पीनी थी, नींद आ रही थी, ये प्रॉब्लम थी, उसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए आपने? स्टेप 1 पानी डालो, स्टेप 2 चाय पत्ती डालो, स्टेप 3 चीनी डालो, नमक मत डालना, उसके बाद क्या डालो आप? दूध डाल दो, दूध डाल के जब खौल जाए तो छान लो और चाय आपकी तैयार गर्मा गर्म। तो ये क्या है? ये एल्गोरिदम ही है। उसी तरह कंप्यूटर से जब कोई काम लिया जाता है, यहां पर काम किससे लिया गया? इंसान से लिया गया। वहीं पर जब कंप्यूटर से काम लिया जाएगा तब मैं उसको उसकी भाषा में बात करूंगा, उससे ये तो कहूंगा नहीं कि पानी डाल दे पतीले में, चीनी डाल दे, पत्ती डाल दे, तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। मैं उसको उसकी भाषा में समझाऊंगा, जैसे कि इंट मेन, इंट ए इज इक्वल टू 3, उन भाषाओं पे मैं इंप्लीमेंट करूंगा एल्गोरिदम को। मैं कर रहा हूँ यूज यहाँ पर C++, लेकिन पाइथन भी यूज हो सकती है एल्गोरिदम्स इंप्लीमेंट करने के लिए। गिवन एल्गोरिदम इंप्लीमेंट करने के लिए आप लोग जावा भी यूज कर सकते हैं। C++ मैंने यहाँ पर क्यों यूज किया है? C और C++ को चूज करने का मेन मोटिव मेरा यहाँ पर यह है कि C और C++ जब आप यूज करते हो तो आपको बेसिक समझ में आते हैं। C जो होती है बेयर बोन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपको सब कुछ खुद करना पड़ता है उसमें। पाइथन में मुझे प्रॉब्लम यह है कि पाइथन से अगर आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पढ़ते हैं, सबसे पहली बात तो ये देख लो कि जब आप प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो तो C++ आपसे बाय डिफॉल्ट एक्सपेक्टेड होता है। जावा में भी कर सकते हो, और ये कोर्स आप लोग अगर फॉलो कर रहे हो तो जावा में अगर आपको जावा आती है तो आप बिल्कुल आराम से इसको फॉलो कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जावा के लिए भी आप इसको फॉलो कर सकते हो। लेकिन मैं जो एल्गोरिदम्स लिखूंगा C++ में लिखूंगा, लेकिन ऐसा नहीं आप जावा में नहीं लिख सकते। आपको जावा आती है, आप जावा में भी लिख सकते हैं। पाइथन रेकमेंड नहीं करूंगा, जावा स्क्रिप्ट भी रेकमेंड नहीं करूंगा। आप अगर एडवांस यूजर है तो कर सकते हो, लेकिन बिगिनर के लिए ना जावा स्क्रिप्ट और ना ही पाइथन, और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी हटा ही दो। मैं कहूंगा कि सी सीख लो, टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। अगर आप पाइथन से सीखने के चक्कर में पड़ोगे तो वहाँ पर आप लोग को हार्म होगा अगर आप एक बिगिनर हो तो। ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बात बता रहा हूँ। हालांकि आप कर सकते हो, पाइथन में भी एल्गोरिदम्स को प्रोग्राम, सब कुछ पॉसिबल है। संभावना की बात करोगे तो संभव है, लेकिन C++ सीख लो। C++ इज ऑप्शनल, सी सीख लो। मैं सी यूज करूंगा इसमें। मैंने सी का एक 15 घंटे का विद नोट्स वीडियो बना रखा है, वो भी मिल जाएगा आपको, ढूंढ लेना चैनल पे जाके। और जावा में अगर आप लोग एक एडवांस यूजर हो, आप समझते हो जावा की निटी-ग्रिटी सब कुछ आता है आपको, तो जावा में भी कर लोगे आप, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर्स की हमने बात करी, हमने एल्गोरिदम्स की बात करी। अब एल्गोरिदम्स का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में। मैंने चाय बनाने का एग्जाम्पल दे दिया, जो कि समझाने के हिसाब से थोड़ा सही है, थोड़ा अटपटा लगेगा अगर आप एग्जाम में लिख कर बताना चाय का एग्जाम्पल, और अगर लिखो भी तो बहुत प्रोफेशनली आप लोगों को उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा हूं मैं, सॉर्टिंग एन एरे। सॉर्टिंग एन एरे, अब इस बात का क्या मतलब हुआ? जैसे मान लो 1792 है, ये इनपुट होगा, और इसका आउटपुट क्या होगा? अगर आप इसको सॉर्ट करोगे तो 1279। अगर आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हो तो 1279 इसका आउटपुट होगा। तो आपने कुछ स्टेप्स लिए होंगे एक एरे को सॉर्ट करने के लिए। वो स्टेप्स क्या हैं? वो स्टेप्स जो आपने लिए वो एल्गोरिदम फ्रेम करते हैं। वो एक एल्गोरिदम है सॉर्टिंग करने के लिए एरेस की, सॉर्टिंग करने के लिए एरेस की। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है, एल्गोरिदम क्या है। मैंने आप लोगों को बताया कि जो कोर्स है ये प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए प्राइमरीली होने वाला है, या फिर अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हो, इंटरव्यू देना चाहते हो। लेटर वीडियोस में इंटरव्यूज का भी बताऊंगा काफ़ी कुछ, लेकिन पहले मैं जो कंटेंट है वो कवर करूंगा। मैं इस बात को पूरा समझता हूँ कि टाइम बहुत लिमिटेड होता है जब आप प्लेसमेंट की तैयारी करते हो, और मैं इस बात को समझता हूँ और उस हिसाब से कोर्स को स्ट्रक्चर करूंगा। आपके टाइम की वैल्यू को रखते हुए इस कोर्स को स्ट्रक्चर करूंगा। और ये जो नोट्स हैं ये मैंने बना रखे हैं, आप लोग को अगर दिखें तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने एक नोट्स लिखे हुए हैं पूरे, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएंगे। सारी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज़ करी हुई हैं, वो मैं अभी यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ। और उसके बाद मैंने मेमोरी लेआउट के बारे में लिखा हुआ, जो कि अभी मैं डिस्कस करूँगा। तो वैसे आप लोगों को ये लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नोट्स में ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, बट यहाँ पर मैं अभी क्या करूँगा कि इसको रब कर दूंगा। तो मैं इसको जो है क्लियर कर देता हूँ बोर्ड को, और यहाँ पर मैं एक और बात बताऊंगा। कोर्स स्ट्रक्चर तो मैंने बता दिया आप लोगों को। मैं अगले वीडियो से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट करूंगा, और यहाँ पर मैंने उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स बताना है, और उसके बाद सीक्वेंस के हिसाब से मैं लेके जाऊंगा चीज़ों को, ऑर्डर में जो है करूंगा। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा। डेटाबेस, ठीक है, और उसी के साथ साथ है डेटा वेयर हाउस। और ये सुनने को मिलेगा आपको, और इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि बताओ भाई ये क्या होता है। ठीक है, और एक बिग डेटा। डेटाबेस क्या होता है? हमने हमने सबसे पहले देखा डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है। डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता था? डेटा स्ट्रक्चर्स होता था कि अरेंजमेंट ऑफ डेटा
इन मेन मेमोरी, कहाँ पर? इन मेन मेमोरी। जब मैं कहता हूँ मेन मेमोरी, उसका मतलब होता है रैम, ठीक है। तो मेन मेमोरी क्या होता है? मेन मेमोरी जब भी बात की जा रही है मेन मेमोरी की, तो उसका मतलब है रैम, जो कि आपके कंप्यूटर में 2 4 8 16 और किसी किसी के में 32 GB की भी होती है, ज़्यादा की भी होती है कुछ लोगों के में, बट नॉर्मली इतनी ही पाई जाती है। तो मेन मेमोरी का मतलब होता है रैम। जब मैं मेन मेमोरी बोल रहा हूँ तो मैं रैम को रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर डेटाबेस, डेटा वेयर हाउस और बिग डेटा समझते हैं। डेटा स्ट्रक्चर हमने समझ लिया कि रैम में जब प्रोग्राम जो होता है आपका, जब चालू होता है, जैसे मान लो आपने कोई प्रोग्राम, किसी भी एक्सेल का एग्जांपल ले लो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का या गूगल क्रोम का, जब आप उसको लोड करते हो तो कहाँ लोड होता है? वो रैंडम एक्सेस मेमोरी में आके लोड होता है, रैम में आके लोड होता है, और उसके बाद उस डेटा पे कुछ होगा। यानी कि वो जो प्रोग्राम है chrome.exe, अगर आप विंडोज पे हो तो chrome.exe सबसे पहले क्या करेगा? जल्दी से रैम में लोड हो जाएगा। उसके बाद रैम के अंदर जो है कुछ होगा, ठीक है। जो भी प्रोग्राम का कोड है, जो भी लिखा हुआ है, जो भी सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है, एक नई टैब खोलने की, एक नए फाइल को डाउनलोड करने की, क्रोम के अंदर काफ़ी कुछ होता है। तो मेन मेमोरी के अंदर ही डेटा के साथ खिलवाड़ होगा, डेटा के साथ इधर उधर किया जाएगा, काम किया जाएगा, ऑपरेशंस किए जाएंगे उस पर, और वो अरेंजमेंट को ऑप्टिमल बनाना ये क्रोम वालों की जिम्मेदारी है जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है। और उसको ऑप्टिमल बनाने के लिए, यानी कि यूजेज को कम से कम रैम करने के लिए, क्योंकि अगर आपने क्रोम ने ज़्यादा रैम खाई तो उसके कॉम्पिटिटर खड़े हुए हैं साइड में, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर का भी अभी एज वगैरह आ गया है, नया वाला एज आ गया है, तो वो लोग खड़े हुए हैं पीछे से कि कहाँ chrome.exe जो है वो कुछ क्रैश व्रैश हो, लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करे और हम आ जाए मार्केट में कि भाई हमारा ब्राउजर अच्छा है। तो वो लोग खड़े हुए हैं, तो उनको डेटा स्ट्रक्चर्स का बहुत एफिशिएंट यूज़ करना पड़ेगा ताकि मेन मेमोरी में प्रोग्राम को ऑप्टिमली लोड करें, उसके साथ ऑप्टिमली काम करें, कम से कम मेमोरी खाएं। इसी को डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं कि मेन मेमोरी में प्रोग्राम को किस तरह से लोड करना है, डेटा पे ऑपरेशंस करने हैं। तो जो डेटा है उस पे ऑपरेशंस होंगे इन मेन मेमोरी, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर। लेकिन डेटाबेस में कहानी जो होती है काइंड ऑफ सेम होती है, लेकिन यहां पर क्या होता है कि आप फ्रॉम हार्ड डिस्क ड्राइव डेटा को रीड करते हो, रिट्रीव करते हो और अपडेट करते हो, ठीक है। आप रिट्रीव करो, अपडेट करो और डिलीट करो। तो अगर मैं डिफाइन करूं, मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है नोट्स के अंदर, मैं यहाँ पर नोट्स को जो है उठा रहा हूं अभी अपने हाथ में, मैंने लिखा है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन परमानेंट स्टोरेज फॉर फास्टर रिट्रीवल एंड अपडेशन। पीडीएफ मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, टेंशन मत ले लेना बिल्कुल भी, ठीक है। और उसी के साथ साथ मैंने डेटा वेयर हाउस की डेफिनेशन लिखी है, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ लीगेसी डेटा फॉर बेटर एनालिसिस। समझाता हूं इस बात को। मैनेजमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ लीगेसी डेटा। अभी लीगेसी डेटा क्या है इसके बारे में बताता हूँ। डेटाबेस तो आप समझ गए कि हार्ड डिस्क में बहुत सारा डेटा स्टोर्ड है, उसको रिट्रीव करना है, अपडेट करना है। मेमोरी में वो नहीं आया है, हमें बस उसको रीड करना है और अपडेट करना है। जैसे कि आप माईसीक्वल डेटाबेस यूज़ कर लो, आप मोंगोडीबी यूज़ कर लो। वो जो डेटाबेस है उसका मतलब है बहुत सारा डेटा आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव में रखा हुआ है, क्योंकि जो भी डेटा रैम में होगा, जो भी डेटा रैम में होगा वो प्रोग्राम बंद करने के बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, अगर डेटा को परसिस्ट करना है, बहुत टाइम तक रखना है, तो हमें क्या करना होगा, तो हमको उसको हार्ड डिस्क में रखना पड़ेगा और अच्छे से रखना है फॉर एफिशिएंट रिट्रीवल, अपडेशन एंड डिलीशन। तब क्या करना होगा, मुझे डेटाबेसेस का यूज़ करना पड़ेगा। और उस तरह के डिज़ाइन बनाने के लिए हमें यहाँ पर डेटाबेस की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, जो कि इस कोर्स से बाहर है। हम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे यहाँ पर, बट आपको पता होना चाहिए डेटा वेयरहाउस क्या होता है। डेटा वेयरहाउस का मतलब देखो, मान लो मैं एक वेबसाइट चलाता हूँ facebook.com, मैं चलाता नहीं हूँ बट मान लो चलाता हूँ, ठीक है। अब वो facebook.com जो है उसका बहुत सारा डेटा मेरे पास इकट्ठा हो गया होगा। आपने कोई फोटो अपलोड की होगी, आपके दोस्त का कभी बर्थडे होगा, आपके दोस्त ने आपको 2009 में कितनी बार विश किया। वैसे अगर बर्थडे है तो एक ही बार किया होगा, बट दिवाली वगैरह पे भी कर दिया होगा। तो वो काउंट, वो डेटा, वो सारा डेटा मैं अपने मेन सिस्टम से अलग रखूंगा, क्योंकि वो एक ऐसा डेटा है जो कि शायद मैं बाद में यूज करूं एनालिसिस करने के लिए। उसको बोलते हैं लीगेसी डेटा, ठीक है। अब मान लो मैंने कुछ डेटा जो है वो प्रिपेयर करके रखा हुआ है अभी 2020 2021 का, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि 2009 का डेटा भी मैं उसी डेटाबेस में रखूं, क्योंकि फिर क्या होगा, मेरा जो एक्सेस होगा, मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो वो स्लो हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत सारा डेटा जो है एक जगह पर नहीं रखना चाहता, अपने मेन सिस्टम पे नहीं रखना चाहता। तो मान लो ये मेरा facebook.com है और ये इसका डेटाबेस है। बहुत सिंपल डायग्राम बना रहा हूँ, फेसबुक इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट लेट्स एज्यूम कि ये एक डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करता है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें फ्रेश डेटा को रख दूंगा और लीगेसी डेटा को
अलग कर लूंगा। लीगेसी डेटा वो डेटा होगा जिसको मेन सिस्टम से थोड़ा अलग रखना चाहिए, क्योंकि मैं मेन सिस्टम पे कम से कम डेटा रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता इसको मैं फालतू डेटा से लोड करूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं अपना पुराना डेटा खो दूँ, क्योंकि मुझे कोई एनालिसिस करना पड़ सकता है, मुझे देखना पड़ सकता है कि भाई कितने लोगों ने कितनी बार क्लिक किया था प्रोफाइल पे। अब मैंने आपके दोस्त की प्रोफाइल पे कितनी बार क्लिक किया था, इसको मेन सिस्टम से इसका कोई लेना देना नहीं है ना, फेसबुक से। ये डेटा ये अलग इकट्ठा करके रख सकते हैं, और अलग इकट्ठा करके इसको रख के इस पे बाद में एनालिसिस किया जा सकता है, क्योंकि डेटा एक बहुत बड़ी चीज़ है भाई। डेटा आजकल बड़े बड़े एल्गोरिदम्स का फ्यूल है, तो हम डेटा को खोना तो चाहेंगे नहीं, ठीक है, डेटा को खोना तो मैं चाहूंगा नहीं। तो डेटा को मैं क्या करूंगा, अलग कर दूंगा मेन सिस्टम से। और ये डेटा क्योंकि बहुत बड़ा होगा इसलिए मैं इसको अलग कर दूंगा, इसको कहते हैं लीगेसी डेटा। अब इस लीगेसी डेटा को किस तरह से स्टोर करना है, कहाँ रखना है, किस तरह से इसको कौन सी डिस्क में रखना है, कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बनाना है ताकि मैं इसको एफिशिएंटली स्टोर कर सकूं, वो है डेटा वेयर हाउसिंग। ठीक है, इस कोर्स के स्कोप से बाहर है, बट आपको पता होना चाहिए क्या होता है। बिग डेटा की बात करते हैं। अब क्या होगा, होगा ये कि एक टाइम पर आप लोगों को कोई ऐसा एल्गोरिदम बनाना पड़ सकता है जो कि फॉर एग्जांपल सर्च इंजन, ठीक है, जो कि इतने बड़े डेटा के साथ डील करता है कि भाई आपके नॉर्मल एल्गोरिदम या नॉर्मल एप्लीकेशंस जो हैं वो उसके साथ डील ही ना कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को मान लो सर्च करना है उसमें डेटा में, और वो बहुत बड़ा डेटा है, आप एक्सेल में खोलोगे तो वो एक्सेल में नहीं खुल पाएगा अगर आपके पास लिमिटेड मेमोरी है तो उसके लिए अलग तरह के एल्गोरिदम, अलग तरह का एनालिसिस, अलग तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, और वो फील्ड होती है अलग जिसको बोलते हैं बिग डेटा। वंस अगेन इस कोर्स में नहीं है, बट ये तीनों टर्म आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब जो बता रहा हूं इसके बाद वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों की डेफिनेशन लिखिए, ज्यादा टेंशन इसकी मत लेना, पता होना चाहिए लेकिन, ठीक है। और पूछे भी जाते हैं इंटरव्यूज में, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इंटरव्यू किसी कंपनी में आप लोग दे रहे हो तो आप लोगों को जो है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम ही पढ़ना है। भाई ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं इंडस्ट्री के अंदर, और क्योंकि ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होती हैं इसीलिए आपसे पूछी जा सकती है कभी भी। अब क्योंकि ये आपसे कभी भी पूछी जा सकती है तो आपके पास जवाब होगा, तो आपको दूसरे कैंडिडेट्स के उनके कंपैरिजन में अच्छी प्रेफरेंस दी जाएगी। अब जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब यहाँ पर ये मान लो मेरी मेमोरी है, ठीक है, ये मेरी मेमोरी है, ये मेरी रैम है। रैम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो आप कंप्यूटर में डलवाते हो, बढ़वाने जाते हो, कहते हो मेरी 8 GB कर दो, मेरी 16 GB कर दो, 8 GB की चिप और लगा दो, तेरे कंप्यूटर में स्लॉट है कि नहीं है, मेरे में तो है, मेरे में नहीं है, वो होती है रैम, ठीक है। मान लो मेरी 16 GB रैम है, ठीक है, ज़्यादातर लोगों की 8 GB होती है बट मेरी 16 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो रैम है, जब एक सी प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेमोरी लेआउट ऑफ सी प्रोग्राम्स, मेमोरी लेआउट, ठीक है। मैं सी प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेमोरी की एक अच्छी पिक्चर मिलती है सी प्रोग्रामिंग की मदद से, इसलिए डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम सबसे अच्छा C++ से ही सीखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि इसको मैं सेगमेंट्स में बांट रहा हूँ, तो एक कोड सेगमेंट होता है, ठीक है। मान लो मेरा ये कोड है, ठीक है, मान लो harry.c नाम से एक कोड है। अब ये जो कोड है ये सबसे पहले मेरी मेन मेमोरी में लोड होगा। सबसे पहला काम क्या होता है, मैंने बताया था, कोई भी प्रोग्राम खोलते हो तो वो मेन मेमोरी में लोड हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक बार ये लोड हो गया उसके बाद ही कुछ होगा जो होगा। अब यहां पर क्या होता है, स्टैटिक प्लस ग्लोबल वेरिएबल्स रखे जाते हैं, और इसकी बात मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, इसको इनिशियलाइज्ड और अनइनिशियलाइज सेगमेंट है ये, मैंने बनाया हुआ है नोट्स में, आप लोग देख लेना, नोट्स में मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। इसको अभी के लिए जो है मैं इसका डिस्कशन नहीं करूँगा, इसमें स्टैटिक और ग्लोबल वेरिएबल रखे जाते हैं। इसके बाद जो दो सेक्शन बनाने वाला हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये है स्टैक और ये है हीप, ठीक है। अब स्टैक और हीप को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं भाई इस पे बहुत सारे, और अगर आप समझना चाहते हो सच में कि सी प्रोग्राम्स किस तरह से काम करते हैं तो यार स्टैक्स एंड हीप्स का समझना तो आपका बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो स्टैक जो होती है वो नॉर्मल मेमोरी होती है, वो एक ऐसी मेमोरी होती है जैसे मैंने लिखा इंट आई या इंट जे, या फिर मैंने लिखा मान लो कैर सी इज इक्वल टू सी एच, एक वेरिएबल बनाया उसके अंदर कोई वैल्यू डाल दी, वो मेरी यहाँ स्टैक में बन जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान से डायग्राम देखो, मान लो मेरे प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन है और इसके अंदर मैंने एक fun1 नाम का फंक्शन बनाया है। अब जो मेरा fun1 फंक्शन है उसके अंदर मैंने एक fun2 नाम का फंक्शन बनाया है, ठीक है। तो fun1 एक मेरा फंक्शन है, fun2 फंक्शन है जो कि fun1 के अंदर कॉल हो रहा है, और एक मेन फंक्शन मेरा है प्रोग्राम का जो कि मेरा होता है, ठीक है।
अब मैं यहाँ पर करूंगा क्या, ये जो मेरा मेन फंक्शन है, ठीक है, ये जो मेरा मेन फंक्शन है ये सबसे पहले कॉल होगा। तो जब ये कॉल होगा तो यहां पर इसको जगह मिलेगी, ठीक है, इसका स्टैक फ्रेम या फिर एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा। तो यहां पर मैं क्या करूंगा कि इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना रहा हूं मैं, इसको स्टैक फ्रेम या फिर एक्टिवेशन रिकॉर्ड कहते हैं। ये मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन गया। यहां पर मेन के सारे जितने भी वेरिएबल, अगर मैंने यहां पर एक आई बनाया है, इंट आई इज इक्वल टू 0 बनाया है, वो यहां पे बन जाएगा। इंट जे इज इक्वल टू 3 बनाया है, वो यहां बन जाएगा। फिर क्या होगा, जब ये सारी लाइंस एग्जीक्यूट होती जाएंगी तब ये इस लाइन पर आएगा, fun1 पर आएगा, fun1 को एग्जीक्यूट करेगा। अब जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो इसका अपना एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन जाएगा, ठीक है, इसका अपना एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन जाएगा। और fun1 का जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड है वो, उसके अंदर क्या हो रहा है, fun1 के अंदर fun2 कॉल हो रहा है। अब मैंने इसके अंदर जो वेरिएबल्स बनाए वो इसके यहाँ पर बनेंगे। मान लो मैंने k और l बनाया, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनिशियलाइज k और l, ठीक है, और उसके बाद fun2 कॉल कर रहा हूं। तो जैसे ही fun2 कॉल होगा ये fun1 से बोलेगा fun1 तू जरा रुक, मैं fun2 को कॉल करके और वैल्यू लेके आता हूं, वो जो भी रिटर्न करेगा। fun1 कहता है ठीक है भाई जा तू लेकर आ, fun2 को कॉल कर बिंदास और लेकर आ उसकी वैल्यू। अब मान लो fun2 ने बहुत सारे वेरिएबल बनाए, ए बनाया, बी बनाया, सी डी एफ जी, ये सारे वेरिएबल बनाए। इन सब वेरिएबलों में उसने वैल्यू डाली। यहां पर देखो ध्यान से, जो स्टैक फ्रेम है इसका fun2 का, उसमें ए बी सी डी एफ और जी ये सारे वेरिएबल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे वेरिएबल्स इसने बनाए, बहुत सारी मेमोरी कंज्यूम करी और फाइनली एक वैल्यू रिटर्न करी जिसकी वैल्यू क्या है, 3 है। मान लो यहाँ पर मैं इसको डालना हूँ एक के नाम की वैल्यू में, k इज इक्वल टू fun2 कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं k इज इक्वल टू fun2 जब यहाँ पर कर रहा हूँ तो क्या होगा, k इज इक्वल टू fun2 जैसे ही मैं यहाँ पर करूंगा तो k के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी जो fun2 रिटर्न कर रहा है। फंक्शंस आपने पढ़े होंगे, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़े हो आपने, आपको पता होगा, ठीक है। तो क्या होगा, एक बार ये वैल्यू आ गई मेरे पास, मान लो इसने 3 वैल्यू रिटर्न करी, फाइनल कैलकुलेशन के बाद 3 वैल्यू रिटर्न हुई, वैल्यू 3, ठीक है। तो क्या होगा कि ये पूरा डेटा इसका इरेज हो जाएगा। मैं यहाँ पर इसको इस तरह से काट देता हूँ, ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसका जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड था वो खाली हो जाएगा, ठीक है। और ये खाली होके इसको जो भी वैल्यू इसने रिटर्न करी, जैसे मान लो 3 करी रिटर्न, तो ये 3 दे देगा इसको। फिर फाइनली ये कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, और हो सकता है रिटर्न ना ही करे, वॉइड भी तो होता है फंक्शन की रिटर्न वैल्यू, हमने देखा ही था सी में। तो क्या होगा, ये भी खत्म हो जाएगा। तो ये मेमोरी खाली हो जाएगी और ये मेमोरी भी खाली हो जाएगी, और फाइनली ये कॉल यहाँ पर रिटर्न होगी, और फिर उसके बाद जब प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा तो ये भी जगह जो है खाली हो जाएगी। तो यहाँ पर ये पूरी स्पेस खाली हो जाएगी। तो ये हीप क्या चीज़ है, स्टैक तो समझ में आ गया, जैसे जैसे फंक्शन कॉल होता जाएगा वैसे वैसे सबको अपने अपने फंक्शन की अपनी अपनी स्टैक मिलती जाएगी, मिलती जाएगी, मिलती जाएगी, मिलती जाएगी। ये हीप क्या चीज़ है, हीप बताता हूँ क्या चीज़ है, ध्यान से सुनना, हीप बहुत ध्यान से सुनना। जैसे मान लो आपके पास, आपको कुछ पैसे चाहिए, ठीक है। अब आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास अपने पैसे नहीं है, तो आप क्या करते हो, जाते हो बैंक में या किसी से रिक्वेस्ट करते हो, कहते हो यार भाई मुझे 10 रुपए दे दे यार, 20 रुपए दे दे यार। दोस्त के पास जाते हो, पापा के पास जाते हो, चाचा के पास जाते हो, पैसे लेने के लिए आप रिक्वेस्ट करते हो, आप कहते हो ज़रा पैसे दे दो, मेरा काम हो जाएगा तो मैं दे दूंगा वापस आपको, ठीक है। तो मान लो 10 दिन के लिए दे दो मुझे, 20 दिन के लिए दे दो, आपने 20 दिन के लिए पैसे लिए, फिर उसके बाद आपने अपना अरेंज करके पैसे वापस कर दिए दोस्त को कि भाई थैंक यू सो मच, तूने 20 रुपये उधार दिए थे, ये तेरा 20 का नोट रहा, ठीक है। तो आपने रिक्वेस्ट किया और जब काम हो गया तो आपने रिलीज किया। चलो आप फोन का एग्जांपल ले लो, मान लो आप अपने दोस्त से कहते हो यार मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, मुझे अपना फोन दे दे, मैं नोकिया का सिंपल फोन चलाता हूँ। तो आपका दोस्त बोलेगा चल ले ठीक है, इसमें पबजी खेल ले, लेकिन लौटा देना। अब वो आया ठीक है लौटा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपने रिक्वेस्ट किया और उसके बाद जब काम हो गया तो आपने रिटर्न कर दिया, उसको खाली कर दिया फालतू, ठीक है। तो क्या होता है हीप में, हीप में प्रोग्राम डायनेमिक मेमोरी को एलोकेट करता है, ठीक है। अगर आपको डायनेमिक मेमोरी रिक्वेस्ट करनी है तो आप हीप से रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है। तो हीप में क्या होता है, डायनेमिक मेमोरी आप रिक्वेस्ट करते हो, और वो आप कैसे रिक्वेस्ट करोगे, पॉइंटर की मदद से। पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो कि एड्रेस स्टोर करता है। ये मैंने आपको सी वाले ट्यूटोरियल में बहुत ढंग से बताया, मतलब बहुत ही ढंग से बताया, अगर देखा हो आपने तो आपको पता होगा, आप भी कहोगे यार इतने ढंग से बताया है, ये तो सवाल ही नहीं है अभी पूछने वाला, ठीक है। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक पॉइंटर बनाऊंगा, ठीक है, जो कि एड्रेस स्टोर करेगा। और मैं सी लैंग्वेज में मैलॉक का यूज करके या फिर मैं न्यू ऑपरेटर का यूज करके, सी प्लस प्लस में हूं अगर तो मैं न्यू ऑपरेटर यूज कर सकता हूं, सी में मैं मैलॉक यूज कर सकता हूं, और मैं यहाँ पर डायनेमिक मेमोरी रिक्वेस्ट कर सकता हूं। मान लो मैं चाहता हूं एक 4
इंटीजर्स को स्टोर करने वाला एरे। तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंटर को यहाँ पॉइंट करा सकता हूँ। पॉइंटर की मदद से मैं कहूँगा इस पॉइंटर इज इक्वल टू मैलॉक इंट स्टार मैलॉक 4 इंटू साइज ऑफ इंट। उसका सिंटेक्स मैंने बता रखा है आपको। तो मैं डायनामिक मेमोरी में इसको रिक्वेस्ट कर दूंगा, ठीक है। मैं कहूँगा मुझे ये डायनामिकली चाहिए। अब मैंने इसको डायनामिकली क्यों रिक्वेस्ट किया, मैं स्टैक में भी तो बना सकता था इसको। अगर मैं इसको स्टैक में बनाता तब ये हमेशा के लिए तब तक रहता जब तक मैं फंक्शन रिटर्न ना कर दूं। मैं चाहता था कि मैं बनाऊं और वहीं के वहीं उसी फंक्शन के अंदर इसको डिलीट भी कर दूं। तो आप जब मन चाहे इसको रिक्वेस्ट कर सकते हो मेमोरी को, जब मन चाहे डिलीट कर सकते हो। उसके बाद एक ही फंक्शन के अंदर से आप जब मन चाहे इसको रिक्वेस्ट कर सकते हो, जब मन चाहे रिलीज कर सकते हो, जब मन चाहे रिक्वेस्ट कर सकते हो, जब मन चाहे रिलीज कर सकते हो। एक बहुत बड़ी पावर है। आप हीप मेमोरी को इस्तेमाल कर सकते हो अपने रैम की, और आप एलोकेट करवा सकते हो मेमोरी को। कहां से? स्टैक से पॉइंटर यूज करके आप कहो कि मुझे चार इंटीजर स्टोर करने हैं। ही बोलेगा ठीक है भाई, कहां पर दूं तुम्हें? जैसे आप जाते हो ना दूध लेने कि 10 लीटर मुझे दूध चाहिए, वो कहता है दूध वाला कहां पे दूं? ये बाल्टी में दे दीजिए। तो वो बाल्टी पॉइंटर है। क्या है पॉइंटर? बाल्टी है, ठीक है। अब मत पूछना कभी पॉइंटर क्या होता है। बाल्टी है पॉइंटर। पॉइंटर एक ऐसी चीज है जो एड्रेस स्टोर करता है। तो ये आपको इसका एड्रेस दे देगा स्टोर करके फर्स्ट एलिमेंट का, और आप फिर उसके बाद इसको यूज कर पाओगे। फिर जब आपका काम हो जाए तो आप कहोगे कि भाई मुझे नहीं चाहिए अब ये मेमोरी। आप हीप को बता दोगे कि भाई अब मुझे ये नहीं चाहिए, अब इसको रिलीज कर दो। तो आप इसको रिलीज कर दोगे तो बाकी कभी और आपको चाहिए पड़ गया मेमोरी इतनी, तो आप इसको जो है वो यूज कर पाओगे, ठीक है। या फिर दूसरे प्रोग्राम से इसको यूज कर पाएंगे हीप मेमोरी को। तो मेमोरी बहुत एफिशिएंटली इस्तेमाल करनी है। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम इसी चीज़ का गेम है। हमें मेमोरी को बहुत एफिशिएंटली और बहुत कम टाइम में अपने एल्गोरिदम को रन करा के यूज़ करना है, ठीक है। स्पेस भी इंपॉर्टेंट है, टाइम भी इंपॉर्टेंट है। और अगला जो टॉपिक है हमारा वो यही है, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। बट आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि हीप क्यों यूज़ करते हैं, स्टैक क्यों यूज़ करते हैं। अगर कोई आपसे सवाल पूछे कि हीप क्यों यूज़ करते हैं, स्टैक में भी तो कर सकते हैं, आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होना चाहिए हाँ भाई कर तो सकते हैं, लेकिन एक ही फंक्शन में मुझे डिलीट करना पड़ गया तो। अगर मुझे 1,00,000 एलिमेंट्स का एरे बनाना पड़ गया और उसके बाद मुझे थोड़ा काम करके उसी फंक्शन में डिलीट करना पड़ गया, तो मैं कैसे करूंगा? तो वो चीज़ जो है यहाँ पर डायनेमिक मेमोरी की मदद से होती है। क्योंकि जो एक फंक्शन की स्टैक है वो कब खत्म होती है? जब फंक्शन रिटर्न होता है तब खत्म होती है, ठीक है। जैसे जैसे फंक्शन यहाँ पर कॉल होते जा रहे हैं वैसे वैसे नई स्टैक होती जा रही है। तो यहाँ पर मेन से मैंने स्टार्ट किया। मेन के बाद मैंने कहा मेन में इंट आई इज इक्वल टू 0। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने fun1 को कॉल किया। fun1 ने मेन से कहा मेन बाबू रुको, मैं जरा लेकर आता हूँ वैल्यू को, तुम जरा यहाँ पर रुको, मैं ये वैल्यू को जो भी रिटर्न कर रहा वो लेकर आता हूं, और उसके बाद तुम अपने एग्जीक्यूशन को फिर उसके बाद रिज्यूम कर लेना। अभी पॉज हो जाओ तुम, ठीक है। मेन बोलेगा ठीक है मैं रुका हुआ हूं, तुम जाओ लेकर आओ। फिर क्या होगा, fun1 कॉल होगा। तो fun1 के अंदर यहां पर क्या है, fun1 के अंदर है fun2। fun2 fun1 से कहेगा कि तुम रुको मैं एग्जीक्यूट होके आता हूं, तुम्हें वैल्यू दूंगा। fun1 बोलेगा ठीक है मैं ठहरता हूं, तेरा इंतजार करता हूं, तू जा और वैल्यू लेकर आ, ठीक है। तो ये इसका इंतजार कर रहा है fun1 के रिटर्न होने का। fun2 जो है अपना रन हो रहा है, और इनकी जो मेमोरी है वो स्टैक में आती जाएंगी। अब जैसे जैसे वैल्यू रिटर्न होती जाएगी इनके एग्जीक्यूशन रिज्यूम होते चले जाएंगे। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो ये है जिस तरह से हमारी जो मेमोरी के अंदर सी प्रोग्राम किस तरह से रन होता है। सबसे पहले जो कोड है वो कॉपी होगा। अब कोड जो कॉपी होता है वो मशीन कोड कॉपी होता है। harry.exe रन करोगे आप, harry.c रन नहीं करोगे, इसको कंपाइल करोगे पहले, ये तो हमें पता है बेसिक से ही। तो अब यहाँ पर उसके बाद किस तरह से स्टैक और हीप काम करती है मैंने आपको बताया। हीप जो होती है वो आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से यूज़ करनी है। अगर आपने गलती करी हीप को यूज़ करने में तो आप बहुत सारी मेमोरी यहाँ पर यूज़ करके मेमोरी लीक करवा सकते हो। उस सिचुएशन को कहते हैं मेमोरी लीक, कि आपने फ्री करी नहीं हीप में मेमोरी और आप रिक्वेस्ट करते चले गए करते चले गए करते चले गए, उसे बोलते हैं मेमोरी लीक। एक बहुत बड़ा इशू है। तभी हीप जब यूज़ कर रहे हो तो बहुत ध्यान से डायनामिक मेमोरी एलोकेट करवानी है। ये सारी बातें मैंने नोट्स पे लिखी हुई हैं, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा।
आने वाले वीडियोस में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पे फोकस करेंगे। ये प्री रेक्विजिट था, थोड़ा सा आपको आना चाहिए था। ये टर्म्स मैं यूज करूंगा और ये समझ होना जरूरी है। हम लिंक लिस्ट जब देखेंगे, हम एरे देखेंगे, हम जब बाइनरी सर्च ट्रीज वगैरह देखेंगे, तो वहां पर बहुत ज़्यादा ये चीज़ का इस्तेमाल होने वाला है। इसलिए मैंने आप लोगों को ये बताया और दिस इज़ वर्थ इट। और अगर आपको अभी भी लगता है कि आप पाइथन से करना चाहते हैं ये सब चीज़ें, तो मैं बोल रहा हूँ कि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो सामने वाला आपसे C++ या जावा एक्सपेक्ट करेगा आपको इन तीनों में से एक लैंग्वेज आती हो। क्योंकि अगर आप वहाँ पर जाके बोलोगे आपको C++ और जावा नहीं आती है, आप सिर्फ पाइथन और जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामर हो, तो वहाँ पर आपको हल्के में ले लिया जाएगा। आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स आता भी होगा तब भी आपको सी जिसको आता है उसके सामने आप नीचे ही रहोगे। ये मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये एक माइंडसेट भी है। और आप लोगों को C++ जावा, मैं आई कांट एम्फसाइज इनफ, ये आपको ज़रूर सीखनी है। मैं रेकमेंड करता हूँ सी। और सी जब आप सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो और आप डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम से फोकस कर रहे हो, टाइम डिवोट कर रहे हो, तब मैं C++ रिकमेंड करता हूँ। और उसके रीजंस मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए उनमें दिए हुए हैं। सी अगर आप लोगों को नहीं आती है अच्छे से, तो मैंने सी का वीडियो बनाया हुआ है 15 घंटे का विद नोट्स। जिस तरह ये वीडियो मैंने दिया नोट्स के साथ, उसी तरह वो वीडियो भी मैंने दिया नोट्स के साथ, इसलिए उसको एक्सेस कर लेना आप लोग। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई, मैं समझा पाया आप लोगों को। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों से ये कहूँगा कि नोट्स की PDF डाउनलोड कर लेना और यार इस वीडियो को लाइक कर देना। नीचे कमेंट में मुझे बताना कैसा लगा ये वीडियो। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। आने वाले वीडियोस में हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और बहुत सारे टॉपिक्स हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।